हेलो गाइस, मैं हिमांशु सिंगर और आज हम देखने जा रहे हैं बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमी की फर्स्ट बुक, जिसका हमारा नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो आज हम आपको इसकी यूनिट सेकंड कराने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमने आपको पहली वीडियो में करा दी है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, है ना। हम सोच रहे हैं कि आपको एक 8 यूनिट है तो आपको इसमें पूरी आपको 8 वीडियो प्रोवाइड करा दें, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। आपको फिर इंगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। हर यूनिट की एक एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और वे भी ज़्यादा लंबी नहीं होने की। हम आपको समझा देंगे और नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इस चैनल पर आपको पूरा ही अच्छे से सब कुछ बीए का मटेरियल मिल भी जाएगा, नोट्स भी समझा भी देंगे हम। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन की। हम चाहते ये जो हमारा चैनल्स है इंग्लिश और इकोनॉमी की वीडियो बनाता है, तो आपको बीए की पूरी आपको इंग्लिश और इकोनॉमी की वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट मैंने आपको पहले ही करा दी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट सेकंड। तो चलिए हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड में आपको कौन कौन से क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी, लोरेंज कर्व, जिमी कोइफेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये सारे पॉइंट आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। ये देखिए आपको चैप्टर वाइज ही बता दूं आपको इनमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने यूनिट फर्स्ट में थे चैप्टर, तो ये हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ लिए। तो आपको इस फोर्थ यूनिट मतलब फोर्थ चैप्टर से पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आप बता दूँ आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो 40 आ रहा है, जिसमें आपको गरीबी या समानता की धारणा पढ़नी है। फिफ्थ चैप्टर गरीबी या गरीबी का दुष्चक्र। सिक्स चैप्टर मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक, भूख सूचकांक एवं खुशहाली सूचकांक। 7 चैप्टर विकास की धारणा, सतत विकास की अवधारणा। 8 चैप्टर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास लक्ष्य। तो आपको ये पूरे 8 चैप्टर मतलब 4 से 8 चैप्टर तक पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा आपका फोर्थ चैप्टर, गरीबी की एवं असमानता की धारणा, लोरेंज वक्र व गुणांक। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, गरीबी व निर्धनता क्या है। तो यह प्राय माना जाता है कि वे लोग गरीब हैं जो निश्चित न्यूनतम उपभोग का स्तर प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। पर लेकिन योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने गरीबी कौन व्यक्ति गरीब है उसके लिए कुछ एक विशेष मापदंड बताया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन का, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त करने पाने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसमें मतलब कहना गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन प्राप्त नहीं कर पाता और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है वो व्यक्ति गरीब है। किसके अनुसार? योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार। उन्होंने गरीबी को एक परिभाषा दी है कि किस मापदंड के अनुसार कोई लोग गरीब हैं। हालांकि इसका भी काफ़ी विरोध किया गया है, पर लेकिन योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार ये है। इसे आप याद कर लेना, देख लेना, है ना। फिर आ जाता है हमारे गरीबी या रेखा पर अमर्त्य सेन के विचार। ये अमर्त्य सेन ने कुछ विचार दिए हैं गरीबी रेखा या इन्होंने कहा है कि हमें यह जानना की आवश्यकता विषय मतलब यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कितने लोग कितने गरीब हैं। ये कहने का मतलब है अगर किसी सरकार ने माना कि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये प्रति महीना कमाता है और 100 रुपये प्रति महीना से कमाने वाले व्यक्ति
व्यक्ति जो कम कमाते हैं उससे वे गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी जो 100 रुपये कमा रहे हैं वे गरीबी रेखा के ऊपर है, जो इससे कम कमा रहे हैं वे गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसा सरकार ने कहा। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति 99 रुपये कमा रहा है वो भी गरीबी रेखा के नीचे हो, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है वो 10 रुपये ही कमा रहा है तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे हुआ। पर लेकिन अमर्त्य सेन ने ये कहा है कि वो व्यक्ति उसकी ज़्यादा भयावह स्थिति है जो 10 रुपये कमा रहा है महीने के, बल्कि ना कि उसकी जो 99 कमा रहा है। तो हमें उस व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कुल 10 रुपये ही कमा पा रहा है, ना कि इन्होंने वैसे 1 रुपये के हिसाब से लिया 10 पैसे 99 पैसे, मैंने आपको 100 रुपये के हिसाब से कर दिया, वो इतना उसकी बात कोई नहीं है। मेरा समझाने का पर्पज़ आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो गरीबी की बहुत ही भयावह स्थिति में है। 99 रुपये कमा रहा है वो तो अपना गुजारा कर लेगा क्योंकि उसका तो 1 रुपये कम ही है, पर लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान दो ना जो हमारा बहुत ही कम पैसे कमा रहा है, जो गरीबी की बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ये कहा है अमर्त्य सेन ने। फिर आ जाएगा हमारा गरीबों का वर्ग आधार। इन्होंने कुछ गरीबों का वर्ग आधार किया है। इन्होंने कहा है खेतिहर मजदूरों के परिवार जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, जो कुल खेतिहर के परिवारों का लगभग 60% है। सेकंड का है इन्होंने खेतिहर मजदूरों के परिवार जिनके पास बहुत थोड़ी सी भूमि है वो 40% है, और ऐसे ग्रामीण श्रमिक के परिवार जो खेती नहीं करते और जिनके पास भूमि भी नहीं है। फिर फोर्थ का है इन्होंने भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने वाले लोग को इन्होंने विभाजित किया। ये इन्होंने कुछ वर्ग विभाजित किए हैं, इनको आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये बता दिया है, कोई आने वाला ये नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर प्रभाव। आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ इसमें हमारे कुछ अर्थशास्त्री ने कहा है कि अगर किसी देश में आर्थिक वृद्धि होगी तो उसका लाभ इसका मतलब धीरे धीरे गरीबों तक पहुंच ही जाएगा। हमारे अगर किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है तो उससे उस देश के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो उसमें धीरे धीरे उस पर गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुँच ही जाएगा, उन्होंने ये कहा है कुछ अर्थशास्त्रियों ने। बाकी इस विचार का खंडन भी किया गया है, आप बस ये ध्यान रख लेना। फिर आ जाएगा हमारा भारत में गरीबी या निर्धनता क्या है। तो इन्होंने गरीबी को 2 भागों में बांटा गया है। इन्होंने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है गरीबी को, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो हम जैसे मान लिया अमेरिका जो देश है भारत से अच्छा मतलब सक्षम देश है, धनी देश है, यानी जो भारत है वो अमेरिका की तुलना में गरीब है, उसे हम कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। या किसी आप अपने पड़ोसी के स्तर पर मान लीजिए किसी के पास मतलब एक वो गरीब है, मतलब फिर भी आप ठीक कैटेगरी में हैं, आप ठीक कैटेगरी में आ रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, पर लेकिन अगर एक इंसान वो ज़्यादा कमा रहा है तो आप उसके हिसाब से गरीब हैं। आप वैसे गरीब नहीं है, पर लेकिन अगर हम किसी के कंपैरिजन में करें तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। जब हम किसी के कंपैरिजन में करते हैं तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष या रिलेटिव पॉवर्टी। पर लेकिन निरपेक्ष गरीबी वो होता है जिसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें आप एब्सोल्यूटली पुअर या गरीब होते हैं, जिसमें आप अपने जीवन स्तर की मतलब अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे बताइए खाना मतलब भोजन कपड़ा मकान, ये जो हमारी है न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता उसे हम निरपेक्ष या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, जो मतलब सच में गरीब है। ये तो हमारे सापेक्ष गरीब हो गए कि ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से ये बताता है और ये बताता है कि व्यक्ति हमारा असल में गरीब है। अब आ जाता है हमारा भारत में गरीबी रेखा का अभिप्राय क्या है। तो ये गरीबी रेखा का अभिप्राय आपने योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जो मैंने आपको पहले बताई थी वो डेफिनेशंस यही है, यही दे रखी है इसमें, तो वही आप यही लिख देना, इसमें और कुछ नहीं है। फिर विशेषज्ञ दल का फॉर्मूला इसे आप छोड़ देना, ये कोई कारण नहीं है। फिर आ जाता है हमारा निर्धनता के क्या कारण है। निर्धनता के कारण तो सभी जानते हैं, इसके आप हेडिंग देख लेना, अंदर का तो आप खुद ही लिख देंगे। अल्प विकास, हमारे देश में अल्प विकास है, अंडर डेवलपमेंट है जिसके कारण देश गरीब है हमारा। सोच की हीन भावना है,
प्रति व्यक्ति निम्न आय, हमारे यहाँ के देश की प्रति व्यक्ति जो आय है पर कैपिटल इनकम है वो कम है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, जनसंख्या की यहाँ पे बहुत ऊंची वृद्धि दर है। अब आप जानते हैं कि भारत विश्व के प्रथम स्थान पर आ गया है जनसंख्या वृद्धि दर पर। ठीक है। निम्न उत्पादकता, इस देश में क्या है, निम्न उत्पादकता है। अल्प स्तरीय आय का दुष्चक्र है, लोगों की कम आय है। प्रादेशिक असमानता है, प्रादेशिक असमानता है, कोई राज्य तो अधिक संपन्न है और कोई राज्य गरीब है। फिर आ जाएगा निम्न प्रौद्योगिकी, लो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है। सामाजिक कारण भी कुछ इसमें दिए गए हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रदर्शन प्रभाव, लोगों में प्रदर्शन की भावना रहती है, शो करने की भावना, तो ये भी बताया है एक गरीबी का कारण। फिर आ जाएगा हमारा निर्धनता या समानता संबंधित, ये आप ये छोड़ देना, अमर्त्य सेन के फिर ये सुझाव इन्होंने फिर से कुछ दे रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं, वैसे ये आने वाला तो है नहीं, इसे आप छोड़ देना। ठीक है। ये हमारा ये कुछ इन्होंने डायग्राम, ये सारणी बना रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा करके। ये रही पूरी सारणी। भारत में गरीबी निवारण हेतु ग्रामीण विकास योजनाएं कुछ चलाई गई हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में इन्होंने बता रखा है, क्या क्या योजना चलाई गई है। बाकी ये आपको इस एग्ज़ाम में तो आने वाली नहीं है कि क्या क्या योजना चलाई थी, तो इस पर्पज़ से तो आप याद करना मत, इसे छोड़ देना, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं कहाँ तक याद रहेंगी। अगर आप चाहें तो इनमें से एक दो देख लेना। ये हमारे अमर्त्य सेन के ही विचार आ रहे हैं यहाँ तक, बता देती हूँ मैं आपको। फिर आ जाता है हमारे आय की असमानता या सापेक्ष निर्धनता, ये इसमें आय में विषमताएं दे रखी है। इसे हम आपके ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स वर्क दे रखा है इसके हिसाब से बताएं। कोऑर्डिनेट्स वर्क ने इन्होंने बताया है कि जब हमारी शुरुआत में प्रति व्यक्ति, जब किसी देश का विकास होता है, जो उसमें शुरू में किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो उस पर सबसे पहले आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, है ना। जब किसी देश मतलब किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो शुरुआत में उसकी जब आय बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आर्थिक विषमताएं भी बढ़ेगी, पर लेकिन एक स्थिति के बाद आय में वृद्धि के साथ साथ जो हमारी आर्थिक विषमताएं हैं वे कम होनी शुरू हो जाती हैं। यही बताया है कोऑर्डिनेट्स वर्क ने, तो यही इन्होंने पूरा दे रखा है, इसे आप पढ़ लेना। फिर आ जाता है हमारे आय की असमानता के क्या कारण हैं। तो आय की असमानता उत्पन्न करने वाले तत्व इन्होंने कुछ दे रखे हैं। जन्मजात योग्यताओं में अंतर होता है कि कुछ लोग तो जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही गरीब होते हैं, ये आय में विषमताओं का कारण है। जन्मजात योग्यताओं में अंतर, प्रशिक्षित शिक्षा या अवसर में असमानता है, मतलब कुछ लोगों को तो शुरुआत से ही अच्छे वे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी उन्हें शिक्षा के अवसर मिल जाते हैं, और कुछ लोगों को तो शिक्षा के अवसर भी नहीं मिल पाते हैं, है ना, यही बताया है इन्होंने। फिर आ जाता है बाजार शक्ति को स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग की योग्यता, कि कुछ व्यक्ति जो ज़्यादा धनी होते हैं वे जो बाजार को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं बाजार में। फिर आ जाएगा हमारा आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण भी एक हमारा आर्थिक विषमताओं का, आय में विषमताओं का एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। भूमि के स्वामित्व में असमानता, भूमि के स्वामित्व में भी असमानता होती है, किसी व्यक्ति के पास काफ़ी भूमि है और किसी के पास भूमि का एक भी टुकड़ा नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में है, छोटे मोटे टुकड़े हैं। फिर आ जाएगा हमारा आय की असमानता को बढ़ाने वाले तत्व, ये तो आपके उत्पन्न करने वाले तत्व पढ़ लिए, अब उनके बढ़ाने वाले तत्व। तो ये रहे हमारे आय की असमानता को बढ़ाने वाले तत्व, इसमें दे रखा है कुछ, इसमें दे रखा है निजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति शिक्षा प्रशिक्षण और अवसरों की असमानता को बढ़ावा देती है, और जो हमारे उत्तराधिकार की प्रणाली है वह भी हमारी आय में विषमताओं को बढ़ावा देती है। तो यही है, इसे आप देख लेंगे खुद। फिर आ जाता है हमारा आय की असमानताओं को स्थायी बनाने वाले क्या तत्व हैं। आय की असमानता को जो हमारी स्थायी बनाते हैं वे कौन कौन से तत्व हैं। तो उत्तराधिकार का जो नियम है वो हमारी आय की असमानता को स्थिर बनाता है, यही एक मेन है। फिर आ जाएगा हमारा आय की असमानताओं के हमारे प्रभाव क्या पड़ते हैं। नैतिक अन्याय होता है, सामाजिक दृष्टिकोण होता है, फिर राजनीतिक दृष्टिकोण इन्होंने दे रखे हैं, आर्थिक साधनों का दुरुपयोग होता है, आर्थिक सुरक्षा का अभाव होता है, अवसरों में असमानता आती है।
फिर आगे हमारा आई की असमानताओं को दूर करने के उपाय। अब हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं, दे रखा है इसमें समाजवाद या साम्यवाद के अंतर्गत कठोर उपायों का उपयोग करके, है ना, या फिर मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदार उपायों का प्रयोग करके हम इसकी आय की असमानताओं को कम कर सकते हैं। इन कठोर नियम में कह रहा है कि पूंजीवादी संस्थाओं जैसे लाभ की संस्था, व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था, उत्तराधिकार की संस्था, इनको इत्यादि को बिल्कुल ही समाप्त करके, मतलब कठोर नियम को इनका एकदम ही समाप्त करके ये हम आय की विषमताओं को ख़त्म कर सकते हैं। और मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जिसे कि उदाहरण उपाय भी कहते हैं के अंतर्गत हम कैसे कर सकते हैं, अत्यधिक संपत्ति और आय को कम कर निम्नतम आय में वृद्धि कर ऐसे हम कर इसे आय की असमानताओं को कम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा तीव्र आर्थिक विकास के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुझाव देख लेते हैं अब हम। इसमें आपको दे रखा है घरेलू या देशीय उपाय, अंतर्राष्ट्रीय उपाय, इस सारणी में दे रखा है आपका पूरा क्या क्या आपको सुझाव दे रखे हैं कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है आगे आर्थिक विकास के लिए। फिर आ जाता है हमारा देशी उपाय और यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उपाय। देशी उपाय में हमारा आ जाता है आर्थिक उपाय और सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक उपाय। आर्थिक उपाय में आर्थिक निर्माण संरचना का विकास किया जाना चाहिए और सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक उपाय में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उपाय में विदेशी पूंजी व सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ दे रखे हैं। ये तो हमारा आर्थिक उपाय वाली सारणी है। इसे पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, श्रम संबंधों को में सुधार दिया जाना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए, उत्पादन की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, उत्पादन व्यय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, ये सब दे रखे हैं। फिर आ जाता है हमारा सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक उपाय में सहकारिता योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था कुशल व ईमानदार होनी चाहिए, ये सब दे रखे हैं, यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा लॉरेंज वक्र। ये लॉरेंज वक्र मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो यही है दे रखा है इसमें। ये परफेक्ट इनइक्वालिटी कर्व है और इससे जो भी हमारे पीछे लाइन जाती रहेगी वे आय की असमानता को दर्शाएंगी। इससे जितनी लाइन पीछे होगी वह उतनी ही ज़्यादा आय की असमानता को बताएगी। लॉरेंज वक्र ने ये बताया है। गिन्नी गुणांक क्या है, इसका ही रेखीय प्रदेश गणितीय रूप को हम गिन्नी गुणांक कहते हैं। इसमें निकालने का फॉर्मूला दे रखा है जी इज इक्वल टू गिन्नी गुणांक। गिन्नी गुणांक को हमने जी द्वारा प्रदर्शित किया है। जी इज इक्वल टू छायांकित रेखा, ये जो छायांकित रेखा है उसे मान लिया है और समस्त रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, समस्त यानी ये रेखा के नीचे का क्षेत्रफल जो है हमारा बी ए डी, ये जो हमारा पूरा है इसे हमने छायांकित के नीचे का ये पूरा नीचे आ गया और ये छायांकित का ये रेखा है इसे हमने ए मान लिया है ना। ये हमारा सूत्र है, इसे करके हम गिन्नी गुणांक निकाल सकते हैं। ये लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप है गिन्नी गुणांक, बस इतना याद रखना। और इसमें ये देख लेना हमेशा जो गिन्नी गुणांक होता है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर हमारा गिन्नी गुणांक 0 है इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है, यानी समान वितरण हो रहा है आय का। अगर g = a है तो इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति को पूरी आय मिल रही है, पूरी आय एक ही व्यक्ति को मिल रही है सिर्फ, ठीक है। ये हमारा हो गया, यही दे रखा है और आप देख सकते हैं इसमें बस, और इसमें से कुछ नहीं करना। ये हमारे दीर्घवृत्तीय क्वेश्चंस दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। फिर इसमें ये भी दे रखे हैं हमारा एक और है दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, ये हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन दे रखे हैं और ये हमारे दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप इन्हें देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा 5वां चैप्टर निर्धनता या गरीबी का दुष्चक्र, विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब ये जैसे रेना कर्सर का निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत इन्होंने कुछ दे रखा है, इसे ध्यान देना, ये बहुत डिफिकल्ट है, याद नहीं होगा आपने। इसमें से निर्धनता दुष्चक्र जिसमें रेगर नरकसे ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मूला इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रतिपादित किया है। ये किसने प्रतिपादित किया है, इन्होंने क्या कहता है रेगनर नरकसे ने अपने बुक इसमें प्रतिपादित किया है। किस विचार को, निर्धनता के दुष्चक्र के विचार को इन्होंने प्रदर्शित किया है अपनी बुक में, ठीक
ठीक है, अब निर्धनता का दुष्चक्र क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए इन्होंने चित्र के द्वारा समझा भी रखा है। इन्होंने बता रखा है कि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो हमारे उस देश में अल्प बचत होगी और अल्प ही मांग होगी, है ना। अगर किसी व्यक्ति की अगर किसी व्यक्ति की कम इनकम है तो वो अपनी बचत भी कम करेगा और मांग भी कम ही करेगा, और फिर अल्प बचत होगी अल्प मांग होगी तो निम्न पूंजी निर्माण व कौशल निर्माण भी कमी होगा। वो ढंग से खा नहीं पाएगा, है ना, उसमें कौशल निर्माण नहीं हो पाएगा, वे अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएगा जिससे उनका कौशल निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छे खाना पीने नहीं, पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाएंगे जिससे उनका कौशल विकास नहीं हो पाएगा। और निम्न पूंजी निर्माण वे अपने और कुछ पूंजी निर्माण भी मतलब किसी चीज़ में निवेश भी कम ही कर पाएंगे। निम्न पूंजी निर्माण होगा, निम्न पूंजी निर्माण होगा, है ना, फैक्ट्रियाँ कम बनेगी, है ना, लोग किसी चीज़ में निवेश कम करेंगे, दुकान कल कम खोलेंगे, निवेश कम होगा तो उत्पादकता में भी कमी आएगी, कम उत्पादकता होगी तो फिर हमारी कम आय होगी। तो ये विशेष सर्कल कहते हैं कि ये हमारा सर्कल चलता ही रहता है। इसमें अगर आपको ये समझ में ना रहा होगा तो ये छोटा इन्होंने करके ये भी दे रखा, ये मैंने बना रखा है, देख लेना। निर्धन व्यक्ति, अगर किसी देश में निर्धन व्यक्ति हैं तो पर्याप्त भोजन का अभाव होगा। उस देश में निर्धन है, ऑब्वियस बात है, पर्याप्त भोजन का अभाव होगा तो उस देश के निवासी निर्बल कमजोर हो जाएंगे तो उनकी कार्यक्षमता में कमी आएगी, कार्यक्षमता में कमी होगी तो फिर भी निर्धन होंगे। निर्धन ही तो होंगे जब वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो निर्धन होंगे। पर्याप्त भोजन का अभाव होगा, निर्बल होंगे, कार्यक्षमता होगा। तो ये भी सर्कल है, ये सर्कल में ही चलता रहता है। इन्होंने एक ने ये भी बताया था, किसी एक मेरा उसका नाम नहीं आ रहा है, अर्थशास्त्री का याद, उन्होंने कहा था कि हमारा देश से एक गरीब है नरकस ने कहा था कि हमारा देश गरीब है, उसका कारण यह है कि इसमें कि यह निर्धन है। यह हमारा देश निर्धन इसलिए है क्योंकि ये निर्धन है। अ कंट्री इज आर पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये देखिए, हाँ इसमें ये दे भी रखा है, यहाँ पे देखिए आप ये पढ़ सकते हैं। नरकसी ने दे रखा है प्रोफेसर नरकसी का प्रसिद्ध प्रोफेसर का प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा कि एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। अ कंट्री इज अ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये बहुत आसान है, इसे आप कोटेशन को याद भी कर सकते हो, तो इसे आप याद कर लेना। इसका अभिप्राय है कि निर्धनता स्वयं ही ऐसी दशाएं उत्पन्न करती है कि अर्थव्यवस्था निर्धनता के चक्र में फंसी रहती है। तो बस इनमें से आपको यही याद करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी जो मैंने बताया है बस आपको वही देखना है और ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, है ना। फिर इसमें ये कुछ दे रखे हैं, कुछ चक्र नाम मत करना, उतना ही रहने देना, उतना आपके लिए एफिशिएंस काफ़ी है, बहुत है, ठीक है। मैं वैसे आपको दिखा दूँ, अगर किसी को देखना है तो वो देख लेगा। जो दे रखा है इसमें निर्धनता या दुष्चक्र के हमारे क्या कारण है। आर्थिक पिछड़ापन, हमारे देश आर्थिक पिछड़ापन है, मेन कारण है। कम बचत हो रही है हमारे देश में, गैर आर्थिक कारण है। उद्यमशीलता व वैज्ञानिक सोच का अभाव है। नवीनता को स्वीकार न करना इत्यादि, ये हमारे गैर आर्थिक कारण है। इसके दुष्चक्रता के कारण है, मतलब गरीबी और दुष्चक्र के कारण है ये। फिर जाता है हमारा साधनों का अल्प शोषण हो रहा है। जो हमारे देश में पर्याप्त साधन हैं उनका भी अल्प शोषण हो रहा है। मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का अल्प विदोहन, ये भी हमारा निर्धनता का कारण है। अब हमारे दे रखे हैं निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें दे रखा है बचत तथा विनियोग के प्रत्येक संभव उपायों का प्रयत्न करना होगा। समारोह, उत्सव, वैभव और आभूषण इत्यादि अनुत्पादक कार्यों पर किए जाने वाले व्यय, यानी जो समारोह, उत्सव, वैभव पर जो हमारे जो अनुत्पादक कार्य हैं उन पर व्यय को हमें कम और दे रखा है इसमें जनता के आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में उपभोग में कटौती करनी होगी। अंत में पूंजी की आवश्यकता के कुछ भाग को विदेशी सहायता से भी पूरा किया जाना चाहिए, यानी विदेशों की सहायता भी लेनी चाहिए विकास करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देशों ने विदेशों की सहायता से अपने देश का आर्थिक विकास भी किया है। तो जनता इसे दे रखा है शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। जनता के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पर्याप्त विनियोग किया जाना चाहिए। फिर दे रखा है जनसंख्या मृत्यु दर पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। विकसित
तकनीक का आयात किया जाना चाहिए, हर हाथ को काम देने का प्रयास किया जाना चाहिए, श्रम संबंधों में सुधार किया जाना चाहिए, सरकार के आर्थिक विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और यातायात तथा संचार के साधनों का आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। तो ये हमारे सारे उपाय दे रखे हैं निर्धनता को दूर करने के, निर्धनता के दुष्चक्र को दूर करने के लिए। अब ये निर्धनता के दुष्चक्र को जो दूर करने के लिए उपाय दिए गए हैं उनकी आलोचना भी कही गई है। अब उनकी आलोचना देख लेते हैं क्या है। उन्होंने कहा है कि ये जो सिद्धांत जो सारी दी गई है सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब देशों में बहुत से व्यक्ति व समुदाय गरीबी से अमीर की ओर नहीं जा सकते, कि ऐसा संभव ही नहीं। कोई देश गरीब है तो उससे वो अमीर हो सकता है, ये बता रहे हैं ये। सेकेंड है, निर्धनता का कुचक्र सदैव संचय नहीं रहता। थर्ड है हमारा बचत संबंधी गलत धारणा। इन्होंने बचत संबंधी गलत धारणा दी है। उन्होंने कहा है कि निर्धन देशों में बचत की दर कम होती है तथा कम ही बनी रहती है ना, बल्कि विश्व के कई विकासशील देश जैसे भारतवर्ष जहां बचत की दर लगभग 30% है और कई विकसित देशों से भी अधिक है। इन्होंने कहा था ना कि हमारे बचत की दर कम है और कमी बनी रहती है, तो इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि नहीं, कई देशों में, कई विकासशील देशों में बचत की दर बहुत अधिक है, फिर भी वे देश अविकसित हैं। भारत में देख लो, भारत में बचत की दर बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी विकसित है, अविकसित है। ठीक है। गलत नीति निर्धारण, इसमें गलत नीति निर्धारण दिया गया है, जब यह या तो वे विदेशी पूंजी प्राप्त करके उनकी, ठीक है, ये गलत नीति निर्धारण है। फिर दे रखा है निर्धनता का स्वचालित मशीन की तरह नहीं होता है, कि निर्धनता स्वचालित मशीन की तरह नहीं होती है। ये सब इसकी आलोचना की गई है। अगर आप चाहें तो इसे खुद ढंग से पढ़ सकते हैं। फिर इसमें ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, पढ़ सकते हैं आप। लघु उत्तरीय प्रश्न एंड ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रखे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक, भूख सूचकांक व खुशहाली सूचकांक। ये सारे हमने सूचकांक पढ़े हैं। मानव विकास, पहले पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक का अर्थ क्या है। तो इसमें दे रखा है आर्थिक विकास और मानव विकास का मुख्य अंतर यह है, आर्थिक विकास में व्यक्तियों की आय में वृद्धि को मापा जाता है, जबकि मानव विकास का संबंध मनुष्य की सभी प्रकार की जरूरतों से होता है, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। दे रखा है कि आर्थिक विकास का संबंध तो किसी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि हमारे मानव विकास का संबंध आर्थिक तो है, उसके साथ हमारी सामाजिक, राजनीतिक सही प्रकार की आवश्यकताओं में से है। ठीक है, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण, लिंग संबंधी विकास, है ना, ये बताया शिक्षा का विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण, लिंग संबंधी विकास हो, भेदभाव न हो लड़का लड़की में, निर्णय लेने में कोई सब लोग अपना निर्णय ले सकें, बोलने पर व घूमने पर स्वतंत्रता हो आदि, ये सभी चुनाव या चुनाव की भांति महत्वपूर्ण है, तभी उस देश का विकास हो पाएगा। अब इसमें आय मानव सूचकांक क्या है ये दे रखा है, मतलब मानव सूचकांक को हम कैसे माप सकते हैं। तो किसी देश में SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित 3 सूचकांकों को लिया जाता है। इन 3 सूचकांकों को लिया जाता है। दीर्घायु, फर्स्ट है हमारा इसमें हमारा नापा जाता है, इसमें जन्म के समय जीवन प्रतिशतता यानी लाइफ एक्सपेक्टेशन द्वारा मापा जाता है। इसमें वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष से 85 वर्ष तक दर्शाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि 25 वर्ष से 85 वर्ष तक कितने लोग जीवित हैं। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धियां, इसमें पौध साक्षर दर और सकल नामांकन दर को शामिल किया गया है। इसमें 15 वर्ष या उससे ऊपर के 100 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति साधारण कथन को पढ़ व लिख सकते हैं उन्हें पौध साक्षरता कहते हैं। सकल नामांकन दर, जनसंख्या का वह भाग जिसका नामांकन प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर हुआ है, उसे सकल नामांकन दर कहते हैं। ठीक है, सकल नामांकन दर का इन्होंने दे रखा है मामले का, शिक्षा के लिए नामांकित छात्रों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या। तो इसे आप देख लेना अच्छे तरह से, इसे आप याद कर लेना, ये आपका BA के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है।
प्लस आपका अदर एग्ज़ाम, किसी में कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसे आप कैसे नाप सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से कर लेंगे, आपके लिए इसी में तो काम आएगा, प्लस अदर में भी आपके ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा इसमें थर्ड है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय। इसे हम कैसे नाप सकते हैं, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद अपॉन जनसंख्या, ऐसे करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैसे निकालते हैं। फिर इसमें दे रखे हैं मानव विकास निर्देशांक सूचकांक के निर्माण व चरण, ये आपको करने नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको दिखा रही हूँ, वैसे आपको ये करना नहीं है, बस इतना ही याद कर लेना क्या है। और इसे मापने के 3 बता दिए हमने, 3 पैमाने 3 वो, तो उसे आप देख लेना बस। इसमें बेमतलब इतना सारा दे रखा है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर कोई छात्रा देखना चाहे तो वो देख सकता है इसे, ठीक है। ये रहा, कुछ नहीं दे रखा है यार इसमें। रह जाएगा हमारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQI, ये देख लेना ये क्या है। जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से देश के आर्थिक विकास का सही माप नहीं हो पाता, क्योंकि इस माप की अपनी सीमाएं हैं। अतः अर्थशास्त्रियों के विकास के गैर आर्थिक सूचकांकों का निर्माण किया है, ठीक है। ये जो हमारा जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, ये 3 कारकों पर आधारित है: जीवन प्रतिशतता, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। तो जीवन प्रतिशतता, इसका अभिप्राय लोगों की जीवन अवधि से है। शिशु मृत्यु दर, इसमें 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। साक्षरता लिटरेसी, इसका अभिप्राय कि प्रति 100 व्यक्तियों में से कितने लोग साक्षर हैं। बस इतना ही देख लेना है आपको PQI में से, यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इंग्लिश में देख लेना, इसे कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। बस आपको इनमें से यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें दे रखा है ये, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे मैं आपको जो बता रही हूँ बस आप वही कर लेना, बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वैश्विक सूचकांक क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें मैंने ये लिख रखा है, ये आसान था इसलिए मैंने आपको लिख दिया है, मैं आपको यही पढ़ के बता रही हूँ। एक ऐसा मापदंड है जो विभिन्न देशों में, या मतलब जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जो देशों में भुखमरी की स्थिति को दर्शाता है। इसे कई कारणों के आधारों पर मापा जा सकता है, जैसे अल्पपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य, हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यह समझना है कि कहाँ भुखमरी अधिक गंभीर है, ताकि इसके समाधान के लिए कदम उठाए जा सकें। आपके समझ में नहीं आएगा, मैंने पढ़ के बता दिया है, आप लिख लेना। वही है कि इसका मतलब ये है कि भुखमरी को नापना है, ये देखना है कि कहाँ पर भुखमरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यही है इसका। अल्प पोषण दे रखा है यहाँ पे, चाइल्ड स्टिंग ये दे रखा है, बस इतना आप देख लेना उसका भुखमरी का क्या अर्थ है और उसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने बताया बस आप वही कर लेना। इसे देख लेना। भारत में भुखमरी या कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व कौन कौन से कारण है, गरीबी, समर्थ्य भुखमरी, दोषपूर्ण सार्वजनिक कारण, अनभिज्ञ भुखमरी, ये सारे हमारे कुपोषण के उत्तरदायी कारण हैं। इन्हें रहने देना आप, बस उसका अर्थ देख लेना, वही बहुत है। ये हमारा लिंग असमानता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। टीकाकरण की कमी, पोषण संबंधी कार्यक्रमों को लेखन का अभाव, ये सारे महत्वपूर्ण कारक हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। रहने देना बस, आप इसका भुखमरी का अर्थ ही कर लेना, वही बहुत है। फिर आ जाता है हमारा
खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके द्वारा मापा जाता है कि कोई देश कितना खुश है, उस देश की जनसंख्या कितनी खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को जारी किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के उत्सव का भी प्रतीक है। यानी 20 मार्च को हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है। यह खुशहाली के स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है कि कौन देश कितना अधिक हैप्पी है, प्रश्न है किस देश के लोग कितने अधिक हैप्पी हो, उसके आधार पर ये रैंकिंग करता है। रिपोर्ट आमतौर पर कई चरों के आधार पर 150 देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। इसमें निम्न शामिल है: वास्तविक सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, है ना, मतलब इसमें ये समान हमारे ये इन सबको देखा जाता है कि कोई देश कितना अधिक, उसके देश कितने अधिक खुश है, हैप्पीनेस है, उसको किस मापदंड पर नापा जाएगा, वो भी तो है। तो इसे इन मापदंडों को आधार पर मापा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि वास्तविक सामाजिक समर्थन कितना है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, किसी के जीवन की पसंद की स्वतंत्रता, की कोई व्यक्ति अपने जीवन को पसंद करने में कितना स्वतंत्र है ना, स्वस्थ जीवन प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार की धारणा, उदारता, ये सभी हमारे मापदंड हैं जो खुशहाली सूचकांक को मापने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे मापदंड हो गए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये दे रखा है इन्होंने, 2023 सॉरी, ये हमारे 2020 और 22 के जीवन मूल्यांकन देखो कि रैंकिंग इस प्रकार है, ये इन्होंने दे रखी है रैंकिंग, आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाएगा फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड, फोर्थ पर इजलैंड, फिफ्थ पर नीदरलैंड, सिक्स पर स्वीडन, सेवन्थ पर नॉर्वे, एट पर स्विट्ज़रलैंड, नाइन पर लक्समबर्ग, न्यूजीलैंड हो जाएगा, नॉर्वे वैसे ऊपर आ गया है। ठीक है, और हम बता दें 2024 में भारत का जो 126वां स्थान है खुशहाली के स्तर पर, 126वां स्थान। ठीक है, नीचे से ही है ऊपर। ठीक है, यही है बस, इसमें आपको यही देखना है। इसमें फिर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं और ये हमारा वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। फिर आ जाएगा हमारा 7वां चैप्टर, विकास एवं अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा यानी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। तो इसमें आ जाता है हमारा सतत विकास का अर्थ और परिभाषा। सतत विकास क्या होता है? यह जो हमारा शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि एक ऐसा विकास है जो जारी रहे, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास की एक मूल अवधारणा है कि इस बात को समझा लेते हैं कि विकास की उपलब्धि भविष्य में दीर्घकालीन तक बने, यानी एक ऐसा विकास है जो टिकाऊ दीर्घकालीन तक बना रहे। और सतत विकास की मुख्य विशेषता यह है कि यह बताता है कि जो विकास दीर्घकाल तक बना रहे और जो अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर विकास करे, उसे हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, यही है सतत विकास हमारा, बस यही डेफिनेशन आप इसकी याद कर लेना। तो चलते हैं हमारे सतत विकास की विशेषता क्या है। व्यक्तियों को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है, समानता पर जोर दिया गया है, मानव विकास का ध्यान रखा गया है, इसमें पर्यावरण संरक्षण, गुणात्मक सुधार होना चाहिए। सतत विकास की शर्तें क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, समन्वित व संतुलित उपयोग होना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए, भावी पीढ़ियों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, विकास नीतियाँ, ये सारी हमारी विशेषताएं हैं सतत विकास की। इसमें कुछ सतत विकास के महत्व दे रखे हैं। ये अगर आपका आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, आने को तो ये लॉन्ग में भी जा रहा है। विशेषताएं देख लेना, विशेषताएं काफ़ी हो जाएंगी। अर्थ मैंने आपको बता दिया है इसका। ठीक है, एक आप ये देख लेना, ये शॉर्ट बाई शॉर्ट में आ जाता है। सतत विकास की माप हरित राष्ट्रीय आय या हरित लेखांकन। हरित राष्ट्रीय आय क्या है ये आ जाता है, तो इसे आप देख लेना, इसकी एक लाइन जो है ये याद कर लेना। हरित राष्ट्रीय आय या हरित राष्ट्रीय आय वह राष्ट्रीय आय है जो शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्राकृतिक साधनों की शोषण तथा पर्यावरण दूषित होने के परिणामों को ध्यान में रखती है। हरित राष्ट्रीय आय इजिकल टू शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस प्राकृतिक पूंजी की गिरावट। मतलब जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसमें से हम प्राकृतिक पूंजी की गिरावट को बता देंगे तो हमारी हरित राष्ट्रीय आय
प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष की अवधि में किसी देश के निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। और प्राकृतिक पूंजी की गिरावट, विकास की प्रक्रिया में जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर उपयोग से उनकी कीमतों में होने वाली कमी, उसे हम प्राकृतिक पूंजी की गिरावट कहते हैं। तो इसे आप देख लेना, ठीक है। फिर हमारा दे रखा है हरित समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास में क्या अंतर है। तो इसे आप थोड़ा सा देख लेना। यह एक संख्यात्मक आर्थिक विकास की धारणा है, संख्यात्मक गुणात्मक दोनों है, ये भी संख्यात्मक गुणात्मक दोनों है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देर रखा है इस पॉइंट। क्या चाहता है हमारा सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का, वियना सम्मेलन, बस अगर आप चाहें तो इनका एक दो नाम याद कर लेना, बस इतना अंतर का नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं आज दिखा रही हूँ, पढ़ भी सकते हैं, बस इतने ज़रूरत नहीं है जो मैं बता रही हूँ, बस आप इतना ही कर लेना, बहुत है। इसमें दे रखा है, ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये दे रखा है पूरा इसमें। फिर से सतत विकास के लिए इसमें कुछ सुझाव भी दे रखे हैं। फिर हमारा यह भाषा प्रश्न आ गया है, ठीक है। फिर जाता है हमारा 8, ये लास्ट है ना, सेकेंड यूनिट का लास्ट ही है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास लक्ष्य। और ये बता दूं मैं, दोनों ही ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए थे, दोनों ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये इसमें दे रखा है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और एक वैश्विक विकास लक्ष्य। यह कहना अनिवार्य है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का उद्देश्य विशिष्ट रूप से बेहतर विश्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं पर मजबूत व एक खुशहाल और संतुष्ट बनाना है। जीवन के लिए अधिक से अधिक उपलब्ध मौके कराना है। रहने देना, ये मत करना आप, ये तो चैप्टर ही वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी दिखा रही हूँ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको करना क्या है इसमें, हाँ ये वाला देख लेना, भारत सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति में, इसमें आपको देख लेना भारत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मिलेनियम डेवलपमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, के लक्ष्यांकों के संदर्भ में भारत की स्थिति संक्षेप में निम्न प्रकार दी गई है। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना, ये जो गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, तो ये हमारे गोल हैं कि क्या गोल रखे गए हैं भारत के इसमें। तो अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना सेकंड गोल है हमारा। ये हमारे गोल एग्जैक्टली हमें पॉइंट वाइज ऐसे ही याद करने होते हैं, इन्हें ऊपर नीचे नहीं करना होता, क्योंकि इसमें पहला लक्ष्य ये होता है, सेकंड लक्ष्य होता है, थर्ड लक्ष्य होता है, ये सारे लक्ष्य हमें एज इट इज़ याद करने होते हैं। वैसे ये इसमें तो आने वाले हैं नहीं, इसके पर्पज़ से तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड है हमारा महिला पुरुषों समानताओं को प्रोत्साहन देना और महिलाओं को शक्ति प्रदान करना। फोर्थ है शिशु मृत्यु दर को कम करना। फिफ्थ मातृ स्वास्थ्य में सुधार। सिक्स HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना। पर्यावरण सततता निर्धारित करना। 8 आ जाएगा हमारा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास करना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट यानी सहस्राब्दी में जो हमारे गोल हैं ये पूरे 8 गोल हैं, और जो हमारे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके 17 है, 17 इसके 8 है और उसके 17 है, ये पुराना है, और वे जो हमारा चल रहा है वो नया है। कौन सा? सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आया तो आपका सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अब चल नहीं रहा है, ये तो पुराना हो गया है ना, वही चल रहा है, वही है इम्पोर्टेंट। इसमें इनको खोल के भी दे रखा है, इन्होंने पूरा देख रखा है, अगर आप चाहें तो कर लेना, ऐसे करना भी मत, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये पुराना वैसे भी आने वाला तो है ही नहीं, ये करंटली है भी नहीं।
जो करंटली चीज़ होती है ना अर्थशास्त्र में, वे ज़्यादा पूछी जाती है इकोनॉमी में। बस आप इसका ध्यान रखना। इसमें बेमतलब दे रखा है इतना सारा चीज़, अगर आप इतना सारा पढ़ेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कोई चाहे, अगर कोई देखना चाहे तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। करना मत वैसे। सतत विकास लक्ष्य ये दे रखे हैं, सतत विकास के लक्ष्य, ये 17 गोल्स, ये पूरे 17 गोल्स हैं, ये दे रखा है। अगर आप इन्हें चाहो तो इन्हें कर लेना, ठीक है। 17 गोलों को याद वैसे आने के नहीं हैं, मैं नहीं कहूँगी ये आएंगे, आ भी सकते हैं वैसे, मुश्किल से ही आएंगे वैसे। ये पूरे अगर आपको याद करना है तो इनके गोल 17 गोल बस याद कर लेना। मिलेनियस डेवलपमेंट के गोल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वे तो बिल्कुल नहीं आनेंगे, इसको तो लिखवा लो मेरे से बात। इसके आ जाते हैं, इसका ये 2030 तक चल रहा है कि हमें ये कर रहा था कि हमें 2030 तक इन सभी 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। यह इसके ये गोल थे, 17 लक्ष्य हैं 2030 तक कि हमें इन सभी लक्ष्यों को पूर्ण करना है। बल्कि है ना, ये जो हमारा ये लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हुए हैं, 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावित हुए थे, ठीक है। और 17 का 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा करने का गोल है, ठीक है। क्या क्या गोल है? गरीबी का अंत करना, भूखमरी को ख़त्म करना, और इन्हें सीक्वेंस वाइज, ये ऐसे ही है तो इन्हें सीक्वेंस वाइज ऐसे ही याद करना होगा, इन्हें ऊपर नीचे मत कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज है, इन्हें ऐसे ही याद करना होगा। फर्स्ट लक्ष्य है हमारा गरीबी का अंत करना, भूखमरी को ख़त्म करना, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा शुद्ध जल तथा स्वच्छता, किफ़ायती तथा स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य तथा आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार तथा बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी। 11th हमारे टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास। 12 हमारा सतत प्रयोगों तथा उत्पादन पैटर्न निर्धारित करना, या इसे हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना। फिर आ जाएगा हमारा 13 जलवायु परिवर्तन, 14 जल में जीवन, 15 भूमि पर जल। फिर आ जाएगा हमारा 16 शांति व न्याय हेतु संस्थान, 17 समन्वय विकास हेतु वैश्विक भागीदारी या पुनरुद्धार लक्ष्य, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं 17 को लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पूरे 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2030 तक पूरे करने हैं। 2016 से 2000 में ये लागू हुआ था, 1 जनवरी 2016 से, और इसका लक्ष्य 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है, ठीक है। इनके अंदर का तो उसे भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप चाहें तो इनकी बस ये ही याद कर लेना, आपके लिए बहुत है। और इस चैप्टर में से आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे पूरा, बस कुछ नहीं करना आपको इस चैप्टर में से, और कुछ है ही नहीं इसमें करने लायक। या फिर भी आपको दिखा रही हूँ इसमें है क्या क्या दे रखा है। ये देखिए, इसमें ये दे रखे हैं अभ्यास प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, और वस्तुनिष्ठ इन्होंने ये प्रश्न दे रखे हैं। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये रही यूनिट सेकंड, ये मॉडल पेपर के में मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं चित्र पब्लिकेशन का मॉडल है। इसके यूनिट फर्स्ट मैंने आपको जैसे हर वीडियो में दिखा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट के मैंने आपको बुक्स के भी दिखाया और बाद में मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन दिखा दिए थे। तो ऐसे ही इस वीडियो में करूँगी। मैंने पहले आपको बुक्स से पढ़ाया और फिर मैं आपको मॉडल के यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस भी दिखा रही हूँ। यहाँ इसमें दिखाई रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यूनिट सेकंड में मॉडल में दे रखे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए। आर्थिक विकास क्या अर्थ है, ये हमने सारे देख लिए हैं। आप इन्हें वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। हरित अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपको ये मॉडल में से देखना है तो आप वीडियो पॉज करिए और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा रही हूँ
मॉडल पेपर भी। फिर इससे क्या होगा, अगर कोई मॉडल पेपर लेना चाहेगा तो वो ऐसे ही से देख लेगा, उसे मॉडल पेपर खरीद के पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होने की। इस चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा बीए का, तो आपको बेमतलब पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको फिर भी कोई इशू है, मतलब कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा मॉडल पेपर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप इन्हें खुद ही पढ़ लेना। ये दे रखा है प्रशंसा के ये लोगों का है। सतत विकास की अवधारणा परिक्षेप्य की विवेचना कीजिए। इसे आप करना मत, ये आएगा नहीं। मैंने जो बताया ना आपको बुक में से, वही इम्पोर्टेंट है, वही कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी है नहीं, तो इसे तो आप पूरा छोड़ ही देना और आगे आपकी इच्छा। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट सेकंड यहीं पे ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट थर्ड। तब तक के लिए बाय बाय।